अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है ताकि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के परीक्षार्थी एवं आम नागरिक भी इतिहास से परिचित हो सके एवं इतिहास का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर सके। मैं सर्वप्रथम उन विद्यार्थियों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरे द्वारा अब तक बनाए गए वीडियोस को पसंद किया। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से विद्यार्थी अवश्य ही लाभान्वित होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के कारण। हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों की। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वह 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में हम देखते हैं कि यूरोपीय महाद्वीप का राजनीतिक जो वातावरण था वह अत्यधिक तनावपूर्ण हो गया था। सभी देश कहीं ना कहीं एक दूसरे की शक्ति से भयभीत थे और एक दूसरे की शक्ति से भयभीत होकर वह अपनी सुरक्षा के लिए मित्र देशों के साथ कूटनीतिक व गुप्त संधियां करने में व्यस्त थे। पूर्वी समस्या का स्वरूप अगर हम देखें तो वह भी उस समय तक विकृत और काफी जटिल हो चुका था। सैनिक शक्ति का विकास, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उग्र राष्ट्रवाद आदि के फलस्वरूप विभिन्न देशों के मध्य हम देखते हैं कि मनमुटाव, कटुता, अविश्वास एवं शत्रुता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इन सब परिस्थितियों ने मिलकर के 1914 में एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसे हम प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला। किन कारणों से यह युद्ध हुआ, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके प्रमुख कारण बताते हुए तत्कालीन कारण सेराजेवो हत्याकांड तक हम इसकी चर्चा करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का जो पहला कारण सामने आता है वह है गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां। यूरोपीय शक्तियों के मध्य संपन्न हुई गुप्त व कूटनीतिक जो संधियां थी वह प्रथम विश्व युद्ध का सर्व प्रमुख कारण बनी। इन संधियों का क्रम कहां से प्रारंभ हुआ, तो हम देखते हैं कि गुप्त एवं कूटनीतिक संधियों को प्रारंभ करने वाला जो सर्वप्रथम व्यक्ति है वह बिस्मार्क निकल कर आता है। उसने फ्रांस को यूरोप की राजनीति में एकाकी बनाने के लिए तथा जर्मनी को सुरक्षित बनाने के लिए रूस, ऑस्ट्रिया, इटली, रोमानिया आदि देशों के साथ कुछ कूटनीतिक संधियां की थी तथा जर्मनी के हित में कूटनीतिक गुटबंदी को भी प्रारंभ किया। लेकिन हम देखते हैं कि बिस्मार्क के पतन के बाद यूरोपीय महाद्वीप की राजनीतिक परिस्थितियों में द्रुत गति से परिवर्तन हो गया और बिस्मार्क ने जो गुटबंदी का क्रम बनाया था यह गुटबंदी का क्रम निरंतर बढ़ता ही चला गया। सन 1854 में रूस व फ्रांस के मध्य एक द्विवर्गीय संधि संपन्न हुई। उधर जर्मनी के सम्राट केसर विलियम द्वितीय की विश्व राजनीति के फलस्वरूप हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने भी अपनी जो उसकी शानदार पृथक्करण की नीति थी उसको त्याग दिया या उसे त्यागने के लिए उसे विवश होना पड़ा और उसने भी जापान, फ्रांस व रूस के साथ संधियां करना प्रारंभ किया। इस प्रकार ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के विरुद्ध त्रिगुट जो था इसके विरुद्ध एक नया गुट सामने आता है इंग्लैंड, रूस और फ्रांस का। और कहीं ना कहीं ये जो दो गुटों का निर्माण है यह विश्व युद्ध के लिए, प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण बनेगा। इसका जो दूसरा प्रमुख कारण था वह था उग्र राष्ट्रवाद की भावना।
प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ही उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना है वह यूरोप के लगभग सभी देशों में पहले से ही आ चुकी थी। प्रत्येक देश का निवासी केवल अपने देश से प्रेम करता था और इस दृष्टिकोण में अगर हम देखें तो जर्मनी सबसे आगे था। वहां की सरकार व जनता में उग्र राष्ट्रवादी भावना इतनी ज्यादा विकसित हो चुकी थी कि वे जर्मन राष्ट्र को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र मानते थे। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह भावना विश्व क्रांति व अंतरराष्ट्रीयता के लिए खतरे का संकेत बन चुकी थी। इसी भावना से प्रेरित होकर फ्रांस अपने खोए हुए प्रांत अल्सेस व लॉरेन, जिनको सेडान के युद्ध में जर्मनी ने फ्रांस से छीन लिया था, उसको प्राप्त करने के लिए आतुर था। बल्कान राज्यों की राजनीति पर भी उग्र राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसका अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य तनाव उत्पन्न करने में इस भावना की विशेष भूमिका रही और यह भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध का जो तीसरा प्रमुख कारण हमारे सामने आता है वह है उग्र सैनिकवाद की भावना का विकास। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हम देखते हैं कि यूरोप के लगभग सभी देशों ने अपनी जो सैनिक शक्ति थी उसको विकसित कर लिया था और अत्यधिक विकसित करने का वह प्रयास कर रहे थे। 1890 के पश्चात जर्मनी ने इंग्लैंड की जल शक्ति की तुलना में अपनी जल सेना को उत्कृष्ट एवं विस्तृत करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के फलस्वरूप उन दोनों देशों में कटुता व शत्रुता का उदय हुआ। नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रेरित होकर यूरोपीय देशों ने विशाल पैमाने पर विनाशकारी हथियारों, अस्त्र शस्त्रों इत्यादि का निर्माण भी प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने बार बार यह घोषणा की कि वह सैनिक दृष्टि से जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना चाहता है और इस तरह से उसने अपने उग्र सैनिकवादी स्वरूप को स्पष्ट कर दिया। अतः यह भी एक युद्ध का प्रमुख कारण बना। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध का जो चौथा प्रमुख कारण था वह था साम्राज्यवाद। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी देश अपनी उत्पादन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते थे और कर रहे थे। मशीनों के आविष्कार एवं विशाल पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुआ। मशीनों के आविष्कार एवं क्रांतिकारी परिवर्तन के कारण जो प्रमुख समस्याएं आई, जैसे कच्चा माल प्राप्त करने के लिए नवीन क्षेत्रों की खोज, दूसरा औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। इन समस्याओं के समाधान के लिए कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिला। इसके लिए यूरोपीय देशों का ध्यान अफ्रीका, एशिया, अमेरिका व बल्कान राज्यों के नवीन क्षेत्र की खोज करने की ओर आकर्षित होता गया। किंतु इसके फलस्वरूप उन देशों के मध्य तनाव व वैमनस्य की भावना भी उत्पन्न हो रही थी। सन 1890 से पूर्व बिस्मार्क ने जर्मनी को
अंतरराष्ट्रीय तनाव से मुक्त रखने के उद्देश्य से औपनिवेशिक विस्तार में अधिक रुचि नहीं दिखाई थी, किंतु केसर विलियम द्वितीय ने उपयुक्त क्षेत्र में जर्मनी के उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न किया और साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर सभी देश जो थे वह एक दूसरे को शंका एवं अविश्वास की दृष्टि से देखने लगे और यह भी विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बन गया। प्रथम विश्व युद्ध का जो अगला प्रमुख कारण है वह है पूर्वी समस्या के प्रति जर्मनी की नीति। जर्मन सम्राट केसर विलियम द्वितीय द्वारा तुर्की तथा अन्य पूर्वी राज्यों के प्रति अपनाई गई जो नीति थी वह भी कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने के उद्देश्य से केसर विलियम द्वितीय ने पूर्वी समस्या में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि बर्लिन सम्मेलन 1878 के पश्चात इंग्लैंड ने तुर्की के आंतरिक मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया था। अतः उचित अवसर जानकर जर्मनी ने तुर्की के साथ अपनी मित्रता बढ़ाना प्रारंभ कर दिया तथा जर्मन सम्राट ने तुर्की के सुल्तान तथा वहां की जो मुस्लिम जनता थी उसको यह आश्वासन दिया कि जर्मनी उनका सबसे अच्छा मित्र था और आगे भी रहेगा, जबकि वास्तविकता यह थी कि जर्मनी बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमति तुर्की से प्राप्त करना चाहता था। इस रेलवे मार्ग का निर्माण हो जाने से जर्मनी के व्यापार और वाणिज्य के विकास में उसको अत्यधिक सहायता मिल सकती थी, किंतु इंग्लैंड ने जर्मनी की इस योजना का विरोध किया, क्योंकि अगर यह योजना पूरी हो जाती तो भारत तथा एशिया के अन्य स्थानों पर स्थित ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा इंग्लैंड का सोचना था। यह योजना सीरिया में फ्रांस के हितों के लिए भी घातक थी। अतः इंग्लैंड ने तथा फ्रांस ने दोनों ही रेलवे मार्ग को लेकर के दोनों ने ही जर्मनी का विरोध किया और यह विरोध स्वाभाविक भी था, किंतु इस विरोध के बाद भी हम देखते हैं कि जर्मनी ने उत्तर रेलवे लाइन के निर्माण करने की अनुमति तुर्की से प्राप्त कर ली और इस प्रकार पूर्वी समस्या के प्रति जर्मनी की नीति ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य शत्रुता उत्पन्न करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह भी प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारण बना। इसका जो अगला प्रमुख उत्तरदायी कारण था वह है बोस्निया तथा हर्जेगोविना की समस्या। बोस्निया हर्जेगोविना के प्रश्न ने बल्कान राजनीति को बहुत अधिक जटिल और पेचीदा बना दिया था। मूलतः ये जो दो प्रदेश थे बोस्निया तथा हर्जेगोविना, ये प्रदेश तुर्की साम्राज्य में स्थित सन 1878 की जो बर्लिन संधि हुई थी उसके अनुसार ये तय हुआ था कि इन पर प्रशासन करने का अधिकार जो है वह ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गया, लेकिन वह इन राज्यों को अपने साम्राज्य में विलीन नहीं कर सकता था, ऐसा तय हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने इसकी आलोचना करी, इस संधि को नहीं माना तथा 7 अक्टूबर 1908 को ये दोनों प्रदेश अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। जब ऑस्ट्रिया ने यह कदम उठाया तो सबसे पहले सर्बिया ने ऑस्ट्रिया के इस कदम की कटु आलोचना की और इस प्रकार हम देखते हैं
कि बोस्निया तथा हर्जेगोविना की समस्या ने ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया के मध्य भी शत्रुता को जन्म दे दिया। क्योंकि जर्मनी ऑस्ट्रिया का सच्चा मित्र था, अतः स्वाभाविक रूप से उसने इस समस्या में ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन प्रदेशों की समस्या ने बल्कान राज्यों को ही नहीं अपितु संपूर्ण यूरोप का जो राजनीतिक वातावरण था उसको प्रभावित किया। इस समस्या में जर्मनी ने अपने निहित स्वार्थ के कारण ऑस्ट्रिया का समर्थन किया था। यह भी एक युद्ध का प्रमुख कारण बनेगा। प्रथम विश्व युद्ध का जो अगला प्रमुख कारण है वह है केसर विलियम द्वितीय का चरित्र। सन 1890 में जर्मन चांसलर बिस्मार्क के पतन के बाद सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने जर्मनी की आंतरिक व वैदेशिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया। हम देखते हैं कि वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह चाहता था कि विश्व की राजनीति में जर्मनी की जो भूमिका है वह हमेशा निर्णायक रूप में होनी चाहिए। वह सुदृढ़ नाविक शक्ति को जर्मनी की सर्वोत्तरमुखी उन्नति की कुंजी मानता था। उसकी विदेश नीति का जो प्रमुख आधार था वह विश्व विजय की राजनीति थी। वह जर्मन जाति को विश्व में सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था और उसने पान जर्मन लीग की स्थापना भी की थी, जिसका उद्देश्य था ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड तथा अन्य देशों में निवास करने वाले जो जर्मन जाति के लोग हैं उनको संगठित किया जाए। इसकी पुष्टि करते हुए भी हेजल ने लिखा है कि विलियम द्वितीय की इच्छा थी कि वह जर्मनी को विश्व की निर्णायक शक्ति बनाना चाहता था और उसका विचार था कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा संपूर्ण विश्व की राजनीति में जर्मनी की सम्मति के बिना कोई भी निर्णय नहीं होना चाहिए। अपनी इस राजनीतिक विचारधारा के आधार पर केसर विलियम द्वितीय ने अनेक योजनाएं बनाई तथा देश के प्रशासन में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। थल सेना, जल सेना के विकास के लिए उसने राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग भी व्यय किया। युद्ध पोतों के सुविधाजनक आगमन के लिए कील नहर की खुदवाई करवाई तथा उसने एक जल सेना लीग की स्थापना भी की थी। विलियम द्वितीय के इन कार्यों के फलस्वरूप अन्य देश और विशेषतः इंग्लैंड के साथ जो जर्मनी के संबंध थे वह तनावपूर्ण हो गए और यह भी विश्व युद्ध का एक सर्व प्रमुख कारण बनी। इसका एक और अगला जो प्रमुख कारण था वह था अल्सेस लॉरेन की समस्या। इन प्रदेशों के प्रश्न पर जर्मनी व फ्रांस के मध्य हम देखते हैं कि 1870 लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई और इसके फलस्वरूप इन दोनों प्रदेशों पर जर्मनी का अधिकार हो गया। औद्योगिक दृष्टि से हम देखें तो ये दोनों प्रदेश अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इसलिए जो फ्रांस की जनता थी वह पुनः अपने इन प्रदेशों पर अपना अधिकार करना चाहती थी। 1890 तक जब तक बिस्मार्क पद में था उसकी कूटनीति व दूरदर्शिता के कारण फ्रांस अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहा था। किंतु बिस्मार्क के पतन के बाद यूरोप के राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से परिवर्तन हुआ और उसने इंग्लैंड व रूस जैसे शक्तिशाली देशों का साथ प्राप्त कर लिया
तथा उनके साथ फ्रांस ने कूटनीतिक संधियां भी संपन्न करी। फ्रांस की जो जनता थी वह सरकार से मांग करने लगी कि अल्सेस व लॉरेन के जो प्रदेश हैं वह हर कीमत पर जर्मनी से वापस ले लिए जाए। इस समस्या को लेकर फ्रांस में भी जर्मनी के प्रति जो कटुता थी वो और अधिक बढ़ गई और यह भी एक प्रमुख कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध का एक और जो सर्वप्रमुख कारण था वह था अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव। उस समय ऐसी कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो युद्ध की संभावनाओं को टालने अथवा सीमित करने का प्रयत्न करती। और हम देखते हैं कि सभी देश अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र थे। तो यह भी प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण बना। किसी भी घटना के घटित होने में एक प्रमुख तत्कालिक कारण होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके तत्कालिक कारण की। उपयुक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप संपूर्ण जो यूरोप है उसमें हम देखते हैं कि अशांति और अव्यवस्था के चिन्ह साफ साफ दृष्टिगोचर हो रहे थे। महाद्वीप के चारों ओर युद्ध के बादल जो थे वह मंडराने लगे और देखा जाए तो विस्फोट के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की घटना जो थी उसने उस चिंगारी का काम कर दिया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सम्राट के भतीजे तथा ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सराजेवो में कर दी गई। यद्यपि कहते हैं कि इस कृत्य को ऑस्ट्रिया की जनता ने किया था, लेकिन उसके बाद भी इसका आरोप जो है वह सर्बिया पर लगाया गया। ऑस्ट्रिया व सर्बिया के संबंध हम देखते हैं कि बोस्निया और हर्जेगोविना के कारण पहले से ही खराब थे और इस घटना के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया को सर्बिया से प्रतिशोध लेने का मौका भी मिल गया। तब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सम्मुख 10 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया तथा इसे स्वीकार करने के लिए सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। सर्बिया ने इस मांग पत्र की जो अनुचित मांगे थी उसको स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। 3 दिन बाद रूस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस ने भी जर्मनी ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और 5 अगस्त 1914 को ग्रेट ब्रिटेन भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गया और इस प्रकार इस युद्ध ने एक विश्वव्यापी रूप ले लिया और प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।